हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी और बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास विषय से एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। और प्रश्न क्या है, चलिए पहले हम लोग इसको जानते हैं। प्रश्न है, अशोक के धम्म की चर्चा करते हुए बताइए कि क्या यह मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। ये आज का प्रश्न है। अब हम लोग जानेंगे कि इसके उत्तर को मैंने कैसे लिखा है। कलिंग युद्ध के नरसंहार के पश्चात अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया। जब कलिंग का युद्ध हुआ और उसमें भारी नरसंहार हुए तो अशोक ने क्या किया कि जो उसने युद्ध की नीति, दिग्विजय की नीति जो उसने अपनाई थी, अब उसको त्याग दिया और उसने धम्म की नीति यानी कि धर्म की नीति को अपना लिया था। धम्म जो शब्द है वो संस्कृत शब्द धर्म का ही प्रकृत रूप है। यह कोई विशेष धार्मिक आस्था, व्यवहार या मनमाने ढंग से निर्मित की गई शासकीय नीति नहीं थी। जो अशोक के जो धम्म की नीति थी वो कोई धार्मिक आस्था से संबंधित नहीं थी, ना ही वो कोई शासकीय नीति थी और ना ही कोई व्यवहार के रूप में उसको पालन करने वाला था। कुछ ऐसी चीज़ें ये नहीं थी जो अशोक का धम्म था। वो क्या था हम लोग आगे जानेंगे, क्या उसकी विशेषता थी, उसमें किन चीज़ों को वर्णन किया गया था। बल्कि यह सामाजिक व्यवहार एवं गतिविधियों के सामान्यीकृत मानदंड थे। यह एक सामाजिक व्यवहार था जिसको आम जनजीवन में फॉलो करना था। एक तरह से प्रजा के नैतिक उत्थान और सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अशोक के द्वारा नैतिक नियम ही धम्म की नीति थी। जो प्रजा थी मौर्य वंश की, उनके नैतिक में उनके मोरल्स को हाई करने के लिए, उनके नैतिक उत्थान के लिए और सामाजिक उत्थान को, उनका जो सामाजिक जो रहन सहन था या फिर उनके जो सामाजिक नियम कानून थे उनमें सुधार लाने के लिए अशोक ने क्या किया था, एक नैतिक नियम निकाला था और वही था धम्म की नीति। अशोक ने जिस धर्म का प्रचार अपने अभिलेखों के माध्यम से सर्वसाधारण में किया वह उसके व्यक्तिगत धर्म से बिल्कुल भिन्न था। अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था उससे अलग था ये उसका धम्म का नीति, जिसको उसने अभिलेखों के माध्यम से सर्वसाधारण में प्रचार किया था। अशोक के धम्म की कुछ प्रमुख बातें निम्न थी। अब हम लोग जानेंगे कि क्या था इनके धम्म में। यहाँ मैंने एक डायग्राम के माध्यम से बताया। देखिए अशोक के धम्म की विशेषताएं क्या क्या है, तो सार्वभौमिकता, मूल धार्मिक तत्वों पर बल, श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता, अहिंसा की उच्चता, धार्मिक उदारता और सहिष्णुता, लोक कल्याण और आडंबरहीनता। तो ये सारी विशेषताएं थी। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। और आज तो आपने मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न का उत्तर देखा। कल के क्लास में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करा देती हूँ और प्रयास ये करूँगी कि जो सैटरडे का जो क्लास होगा वो क्लास होगा पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति का। और मैं ये भी प्रयास करूँगी कि एक ही क्लास में एक ही वीडियो के माध्यम से पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति को समाप्त कर देना। और ये मैं नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊँगी ताकि किस तरीके से नोट्स बनाना है आपको ये भी पता चले। देखिए मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कराती हूँ और आपके प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि किस तरीके से आंसर को राइट करना है, तो मैं आपको मॉडल आंसर दे रही हूँ। आप इसका भी जब आप आंसर राइट करेंगे तो आप इसका भी हेल्प लेंगे। और कुछ किताबें हैं जो मैंने आपको बता रखी हैं, तो उन सारी किताबों का भी हेल्प लेंगे और एक अच्छा सा आंसर अपने लैंग्वेज में तैयार कीजिए। और मेरे वीडियो जाते हैं आपके हेल्प के लिए। मैं ये ऐसा कभी नहीं कहती कि आप पूरी तरह से आप इसी पर डिपेंड हो जाइए। आप अपनी तैयारी कीजिए और जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आप मेरे चैनल से और मेरे वीडियो से आप हेल्प भी लेते रहिए समय पर। देखिए ऐसे हेल्प देने वाला भी कोई मिलता नहीं है जल्दी। यूट्यूब पे चैनल बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी कोई इस तरीके से कराए मैंने तो नहीं देखा है। और चूँकि ये मेरे दिमाग का उपज है और कोई और ऐसा करा रहा होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पूरा नोट्स ही मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बताती हूँ कि इसमें क्या चीज़ है, किस तरीके से लिखा गया इन सारी चीज़ों को। तो जब आप आंसर राइट कर रहे होंगे तो आप यहाँ से हेल्प ले लीजिए। चलिए हम लोग जानते हैं धर्म की नीति का में क्या विशेषता है। तो अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। जो अशोक का धर्म है उसमें
ये नहीं बताया गया कि आपको किसी देवता का पूजा करना है या फिर कोई कर्म कांड में विश्वास करना है, उसकी आवश्यकता है। अशोक ने अपना कर्तव्य समझकर अपनी प्रजा को पिता की तरह अच्छे व्यवहार का निर्देश दिया है कि वो खुद को प्रजा के पिता समझते हैं और प्रजा को अपना पुत्र। तो इसको देखते हुए अशोक ने उनको ये बताया है कि आप सभी को अच्छा आचरण करना है, अपने व्यवहार बहुत अच्छे से रखने हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि नैतिक उत्थान की ये बात करते हैं अपने धम्म में। नारी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में धम्म के संदेश को प्रचारित करने के लिए उसने धम्म समाज नामक अधिकारी की भी नियुक्ति की थी। ऐसा नहीं था कि महिलाओं को महिलाओं में इस धम्म का प्रचार नहीं किया जा रहा था। नारी के साथ साथ मतलब उस अपनी सारी प्रजा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सभी वर्गों के बीच में अपने धर्म के संदेश को प्रचार कर रहे थे और इसलिए उन्होंने एक अधिकारी की भी नियुक्ति की गई थी जिसको धम्म समाज के नाम से जाना गया। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों और शिलालेखों पर संदेशों को उत्तीर्ण भी करवाया था। अशोक के बारे में बहुत कुछ जानकारी उनके स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहा लेख, इन सारी चीज़ों पे मिलती है और इन्होंने इन सारे स्तंभ लेख, शिलालेख के माध्यम से अपने धर्म की नीति को प्रचार किया था ताकि जन जन तक उनके धर्म की नीति जो है वो पहुंच सके। साथ ही जो लोग पढ़ने में सक्षम नहीं थे और मतलब ऐसे बहुत कम लोग थे जो शिलालेख और अभिलेख के जो लिपियाँ लिखी रहती थी, जिन भाषाओं में लिखा रहता था उसको वो आसानी से पढ़ सकें। तो जो नहीं पढ़ सकते थे उनके लिए अभिलेख पढ़कर सुनाने का आदेश भी अपने अधिकारियों को दिया था। अपने अधिकारियों को उन्होंने कहा था कि इस अभिलेख को पढ़ करके आप सुनाइए ताकि वैसे लोगों तक भी उनके यह उपदेश जा सके जो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है। विदेशों जैसे मध्य एशिया, श्रीलंका में भी अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत को भेजा था। लेकिन आपको क्या जानना है कि क्या जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो उसमें इसका क्या योगदान था, इस पे भी हम लोग चलेंगे। तो अशोक के धर्म का उपदेश था कि लोग माता पिता की आज्ञा माने। जो लोग हैं, जो उन समाज के लोग हैं या फिर मौर्य साम्राज्य की जो प्रजा है, उनको उनका कहना था अशोक का कि अपनी माता पिता का आज्ञा माने, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का आदर करें और दासों और सेवकों के प्रति भी दया रखें। जो दास हैं, जो सेवक हैं, उनके प्रति आप दया रखिए, माता पिता की आज्ञा को पालन कीजिए। जो ब्राह्मण हैं और जो बौद्ध भिक्षुक हैं उनका भी आप आदर कीजिए। अभिलेखों के माध्यम से धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अधिकतर ब्राह्मी लिपि में अभिलेखों का निर्माण किया था। जो अभिलेख के माध्यम से उन्होंने जो धर्म का प्रचार किया था उसमें अशोक ने ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। जिस लिपि का प्रयोग था ज़्यादातर वो ब्राह्मी लिपि में। फिर भी अशोक के अभिलेखों की भाषा उनकी भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर करती थी। मतलब जिस एरिया में जिस भाषा के बोलने वाले जो लोग थे उस पर भी डिपेंड करता था वो अशोक के अभिलेख का भाषा। जैसे कि उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में उन्होंने खरोष्टी भाषा में अभिलेख लिखवाए और अरमाइक में और लिपि में उन्होंने अभिलेख मिले हैं। मतलब जो उत्तर पश्चिम भारत में है, जिधर खरोष्टी और अरमाइक लिपि जो है वो बोली जाती थी, तो लिखी जाती थी, तो उसने क्या किया था अशोक ने कि अपने अभिलेखों में इन भाषाओं में, इन लिपियों में उसमें अभिलेख जो थे वो छपाए थे। अशोक ने धर्म के माध्यम से शांतिवादी नीति को अपनाया था और कहा जाता है कि इस शांति की नीति ने मौर्य साम्राज्य को पतन की ओर धक्का दे दिया था। तो अशोक ने क्या किया था कि मतलब जो धर्म की नीति अपनाई थी तो उसमें ये कहा था शांतिवादी, यानी कि उन्होंने दिग्विजय की नीति का त्याग कर दिया था, साम्राज्य का विस्तार करना बंद कर दिया था, युद्ध की नीति को त्याग दिया था और शांतिवादी नीति को अपनाने को कहा था। तो ये जो शांति की नीति थी उसने मौर्य साम्राज्य को पतन की ओर धकेला, ऐसा कहा जा रहा था। यह बात पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि धर्म के माध्यम से अशोक ने अपने साम्राज्य के भीतर और विदेश में महत्वपूर्ण सफलता भी पाई थी। विदेश नीति जो थी, विदेशों में अपनी शक्ति को उसी तरह से इन्होंने बनाए रखा था जैसे पहले था। साम्राज्य के सुदूर भागों जैसे कि मध्य एशिया, यूनान और श्रीलंका में अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। अशोक ने संस्कृति विजय की नीति भी अपनाई थी।
प्रबुद्ध शासक के तौर पर अशोक ने प्रचार के माध्यम से राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में भी वृद्धि किया था। इन्होंने विदेशों में प्रचार करवाया था अपनी धम्म की नीति का। इसके लिए प्रचारक भी उन्होंने भेजा था अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मध्य एशिया में उन्होंने प्रचारक भेजा, यूनान और श्रीलंका में भी अपने प्रचारक को भेजा, और राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव में उन्होंने वृद्धि की थी। धम्म के प्रचार से अशोक ने साम्राज्य के भीतर विभिन्न धार्मिक वर्गों के मध्य समन्वय एवं सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया था। धम्म के माध्यम से अशोक ने देश में राजनीतिक एकता को स्थापित की थी। उसने एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि से देश को एक सूत्र में बांध दिया था। तो अशोक के धम्म ने एक और काम किया था कि जो उनका साम्राज्य था उसमें उन्होंने एकता को स्थापित किया था। उन्होंने एक धर्म पर बल दिया था, एक ही भाषा पर बल दिया था, एक लिपि पर बल दिया था। साम्राज्य के बाहर धन प्रचारक अधिकारियों की नियुक्ति से प्रशासन के क्षेत्र में लाभ हुआ था। साम्राज्य के बाहर धर्म प्रचारक अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारे लाभ हुए थे, और साथ ही विकसित गंगा का मैदान और दूरवर्ती क्षेत्रों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क में भी वृद्धि हो गई थी। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक के धम्म की नीति को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। मौर्य साम्राज्य के पतन के अन्य कई कारण मौजूद थे जो कि निम्न हैं। चूँकि दोषी ठहराया जा रहा है अशोक के धम्म की नीति को, तो ये सफाई दिया जा रहा है कि बहुत सारे कारण थे। धम्म की नीति कारण नहीं था मौर्य वंश के पतन का। तो कौन कौन सी नीतियाँ थी जिसको जिम्मेदार ठहराया जाता था? तो अशोक के द्वारा पशु पक्षियों के वध तथा स्त्रियों में प्रचलित कर्मकांडी अनुष्ठान को निषिद्ध करने पर ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया और उनमें जन्मी विद्वेष की भावना, सेना और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले भारी खर्च का बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने खड़े होने वाला वित्तीय संकट, प्रांतों में दमनकारी शासन भी साम्राज्य के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण था। बिंदुसार जो अशोक के पिताजी थे, बिंदुसार के शासन में तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्ट अधिकारियों के कुशासन की शिकायत की थी। अशोक के कलिंग अभिलेख से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बहुत ज़्यादा चिंतित था। अशोक के द्वारा जो पश्चिमोत्तर सीमा दर्रे की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, चीन के महादीवार जैसा अशोक ने कोई उपाय नहीं किया जिससे साम्राज्य को पार्थियनों, शकों और यूनानियों से खतरा पैदा हुआ था। तो ये सब कुछ प्रमुख कारण थे अशोक साम्राज्य के पतन के। तो जो उनकी धम्म की नीति थी उसको जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। निष्कर्ष के रूप में हम लोग जानेंगे, इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन उन्हीं कारणों से हुआ जिनके कारण अन्य साम्राज्यों का पतन हुआ था। अयोग्य उत्तराधिकारी, विघटनात्मक प्रवृत्ति का उदय, आवागमन के साधनों का अभाव, साम्राज्य का विभाजन, महल के षड्यंत्र, नौकरशाही व्यवस्था आदि मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण थे। अतएव साम्राज्य के पतन के लिए अशोक को पूर्ण रूप से उत्तरदायी ठहराना उपयुक्त एवं तर्कसंगत नहीं लगता है। वह आंशिक रूप से ही उत्तरदायी माना जा सकता है। अशोक ने अपनी प्रजा के ऐहिक और पारलौकिक हित और सुख के लिए ही धर्म का उपदेश दिया था। तो आज की क्लास में आपने जाना कि कल ये अशोक का जो धर्म था वो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं था, किस तरीके से। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी जो अगला प्रश्न है, मैं आज बता दूं आपको। देखिए, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे अशोक के विदेश नीति का मूल्यांकन कर। ये सभी मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने ये सारे क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं। ये प्राचीन भारत के इतिहास के मेरे नोट्स हैं, और इसी तरीके से अब मैं प्राचीन भारत के इतिहास के नोट्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं, और अब मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के नोट्स तैयार कर रही हूँ, और लगभग वो समाप्त हो गया है। मैंने एक और यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके एग्जामिनेशन से संबंधित, आपके कोई डाउट्स होते हैं जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हों, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उस चैनल पे आप कमेंट कीजिएगा, और उसी चैनल पे मैं आपको आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपके डाउट्स जो होंगे वो क्लियर करूँगी। यहाँ पे मैं
वीडियोस आपको दूंगी जो आपके एग्ज़ाम में आपका हेल्प करेंगे, जो नोट्स के माध्यम से हो या बोर्ड पे पढ़ाने के माध्यम से हो। तो इस तरीके से मैं वीडियो जो है स्टडी विद स्मृति चैनल पे अपलोड करूँगी। बाकी आपके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं छोटे बड़े, वो सारे मैं सॉल्व करूँगी। वो मेरा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है स्मृति ऐश्वर्या, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।